जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए आज हम लोग फिर बोटनी को देखते हैं, जिसमें कि कल आधा पार्ट हम लोग देख लिए थे। आज आधा स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पादप जगत को स्टार्ट करेंगे। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। बताइएगा कि पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन? फेनरोगेमी और क्रिप्टोगेमी। ठीक है, यानी कि फेनरोगेमी हो जाएगा पुष्पोद्भिद और क्रिप्टोगेमी हो जाएगा अपुष्पोद्भिद। बताइएगा कि क्रिप्टोगेमी को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। कौन कौन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। उसके बाद बताइएगा कि पुष्पोद्भिद को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन? जिम्नोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। उसके बाद बताइएगा कि एंजियोस्पर्म को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। उसके बाद फिर इधर पुष्पोद्भिद जो था, यानी कि क्रिप्टोगेमी वाला और पुष्पोद्भिद, इसमें थैलोफाइटा को चार भागों में बांटा गया। कौन कौन? शैवाल, जीवाणु, लाइकेन। ठीक है, शैवाल, कवक, जीवाणु और लाइकेन। उसके बाद बताइएगा कि पुष्पोद्भिद को अब हम लोग अपुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगेमी को पूरा डिटेल से देख लेते हैं। बताइएगा कि अपुष्पोद्भिद, इसमें फूल और फल उपस्थित होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, इसे कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा हो गया था, जिसमें हम लोग अब थैलोफाइटा देख लेते हैं। यानी कि सबसे बड़ा पादप समूह कौन सा होता है? थैलोफाइटा होता है। ठीक है, इसे कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। कौन कौन? शैवाल, लाइकेन और जीवाणु। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि शैवाल को हम लोग देख लेते हैं। शैवाल का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? फाइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद शैवाल में किसके कारण उसका रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि शैवाल स्वतः भोजन बनाता है, इसीलिए उसे किस नाम से जाना जाता है? स्वकोशी के नाम से। ठीक है, उसके बाद फिर यह भोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? स्टार्च के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि अब हम लोग देखते हैं कि जड़, तना, पत्ती का विभाजन नहीं दिखता है। किसमें? ये थैलोफाइटा में नहीं दिखता है। इसमें शरीर फैला हुआ होता है। किसमें? थैलोफाइटा में। अब बताइएगा कि शैवाल भोजन मंड के रूप में ग्रहण करता है। ये हम लोग देख लिया। हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के अल्फा फाइको एरिथ्रियम के कारण हरा रंग होता है। और भूरा रंग वही शैवाल का पूछा जाए तो वह होता है अल्फा फाइको जेंथियम के कारण। हरा रंग एरिथ्रियम और भूरा रंग जेंथियम। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि अब देखते हैं कि शैवाल, इसमें है कि प्रोटोडर्मा शैवाल किसमें पाया जाता है? कछुए के शरीर के ऊपर प्रोटोडर्मा शैवाल पाया जाता है। सार्गेसो शैवाल की लंबाई कितना होता है? 200 मीटर लगभग लंबाई होता है। उसके बाद फिर चारा के रूप में किस शैवाल का उपयोग किया जाता है? भूरा शैवाल का उपयोग। धान की खेत में नाइट्रोजन के लिए किस शैवाल का उपयोग किया जाता है? नील हरित शैवाल का। और उसके बाद समुद्री आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? लेमिनेरिया शैवाल से। उसके बाद अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में और ऑक्सीजन के रूप में किस शैवाल का उपयोग करता है? क्लोरेला शैवाल का। ठीक है, उसके बाद बताइएगा अब हम लोग कवक चलते हैं। कवक के अध्ययन किसके अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद बताइएगा क्या इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। ठीक है, जिसका रंग, कवक का रंग कैसा होता है? सफेद होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यानी अपना भोजन या स्वयं नहीं बनाता है या किसी दूसरे पर आश्रित रहता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यानी कि कौन सा कवक था जिसका उपयोग यानी कि पेनिसिलियम दवा बनाने में किया जाता है? पेनिसिलिन कवक का, इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में ग्रहण करता है कौन? कवक। ठीक है, कवक को कितने श्रेणी में बांटा गया है? तीन श्रेणी में बांटा गया है। कौन कौन? मशरूम, यीस्ट और पेनिसिलिन। ठीक है, बताइएगा कि मशरूम में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसमें कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? 80% होता है। ठीक है, मशरूम कई प्रकार के होते हैं। इसमें से कुछ लाभदायक होते हैं और कुछ जहरीले होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यीस्ट देख लेते हैं, यानी खमीर यीस्ट को ही खमीर कहा जाता है। भोजन के किण्वन यानी फर्मेंटेशन में किसका प्रयोग किया जाता है? यीस्ट यानी खमीर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है?
ब्रेड को बनाने में, ब्रेड बेकरी बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी बिस्कुट उद्योग में। बताइएगा कि जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल करने में किसका प्रयोग किया जाता है? यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि इन्वर्टेज एंजाइम जो कि शर्करा को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। बताइएगा कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रुक्टोज होती है। ठीक है, उसके बाद सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज का कितना गुना फ्रुक्टोज होता है? 17 गुना। ठीक है, उसके बाद फ्रुक्टोज किस में पाया जाता है? मुख्य रूप से फल में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? सुक्रोज को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यानी कि अब इधर देख लेते हैं हम लोग जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम क्या होता है? ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ने का कार्य कौन करता है? जाइमेज एंजाइम। ठीक है, उसके बाद फिर पेनिसिलिन। अब देख लेते हैं पेनिसिलिन यह शर्करा के किण्वन से इथाइल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। कौन? पेनिसिलिन। ये लगता है इसका गलत है, पेनिसिलिन में ये नहीं होगा। पेनिसिलिन ये हो जाता है ईस्ट का, ईस्ट में ये सब प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रुक्टोज होती है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक मीठा कौन सा होता है? सैकरीन होता है। ठीक है, सैकरीन जो होता है शर्करा से कितना गुना मीठा होता है? 500 गुना मीठा होता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? आइसक्रीम बनाने में सैकरीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या इसमें शुगर पाया जाता है? नहीं पाया जाता है, इसीलिए शुगर के मरीज को भी सैकरीन खिलाया जा सकता है मिठाई के रूप में। ठीक है, उसके बाद फिर अब लाइकेन देख लेते हैं। लाइकेन यानी कि कवक और शैवाल के बीच की कड़ी कौन होता है? लाइकेन होता है। यानी वायु प्रदूषण के सूचक का कार्य कौन करता है? लाइकेन करता है। यानी कि अत्यधिक वायु प्रदूषण होने पर लाइकेन का रंग कैसा हो जाता है? सफेद हो जाता है। अब पहले ये किस रंग का होता है? ये बैगनी रंग का होता है। ठीक है, उसके बाद फिर बताइएगा कि किस लाइकेन का उपयोग लिटमस पेपर तैयार करने में किया जाता है? ग्राफिक लाइकेन का। ठीक है, लिटमस मुख्य रूप से किस रंग का होता है? नीला या बैगनी रंग का होता है। ठीक है, उसके बाद फिर जब इस पर अम्ल डालते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर यदि लिटमस पर छाट डाला जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? नीला, यानी कि लाल को नीला कर देता है छार। उसके बाद बताइएगा कि कौन सा लाइकेन जो कि डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस यानी डीपीटी के टीका बनाने में उपयोग किया जाता है? असीमिया। ठीक है, असीमिया, इसीलिए इसे ट्रिपल डोज कहा जाता है डीपीटी को। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि शैवाल लाइकेन का रंग नीला किस लाइकेन का होता है? नीला रंग आर्किल लाइकेन का होता है। यानी मिर्गी का दवा बनाने में किस लाइकेन का प्रयोग किया जाता है? परसिमिया लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। और जापानी सब्जी में किस लाइकेन का उपयोग किया जाता है? जापान के लोग जो सब्जी बनाते हैं तो वो होता है इंडोकार्प लाइकेन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि अब हम लोग जीवाणु देख लेते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और जीवाणु का नामकरण किसने किया था? एहरेनबर्ग ने किया था। जीवाणु का नामकरण एहरेनबर्ग। ठीक है, उसके बाद जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। ठीक है, जीवाणु क्या होता है? कुछ लाभदायक भी होता है, कुछ हानिकारक भी होता है। ठीक है, जीवाणु में वास्तविक केंद्रक पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण किस जीवाणु के द्वारा किया गया था? साइनोबैक्टीरिया के द्वारा किया गया था। उसके बाद फिर वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन सा बैक्टीरिया करता है? तो ये पौधे में राइजोबियम। वायुमंडल में पूछा गया तो इसमें हो जाता है नॉस्टर और एनोबिना नामक जीवाणु जो होता है ये वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। उसके बाद अगला बताइएगा कि बैक्टीरिया का आकार के आधार पर उसे कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है बेसिलस यानी कि लंबा सूड़ के आकार का रहेगा तो उसे बेसिलस कहा जाएगा। कोकस किस आकार का होता है? गोल आकार का होता है। और उसके बाद फिर कोमा या जिसे विब्रियो कहा जाता है वह किस आकार का होता है? तो कोमल के आकार का होता है। ठीक है, उसके बाद एक होता है स्पाइरल जो कि किस आकार का होता है? स्प्रिंग के आकार का होता है। या तो स्क्रू नट वाला देखे होंगे उसी तरह से होता है, यानी घुमा घुमा हुआ
वो हो गया स्पाइरल हो गया। बताइएगा कि दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, उसके बाद बताइएगा जानवरों के आंत में जीवाणु पाया जाता है जिसके कारण वह क्या करता है? सेलुलोज को पचा लेता है। ठीक है, चमड़ा उद्योग में चमड़ा को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? टीनिंग के नाम से जाना जाता है। यानी पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन का निर्माण किस बैक्टीरिया से हुआ है? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद दलहनी पौधे के जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है? तो राइजोबियम पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर बताइएगा कि धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाता है एजेटोबैक्टर जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग पाश्चुरीकरण, यानी कि यह दो प्रोसेस से होता है। एक होता है LTH, एक होता है HTST। हाँ, LTB यानी कि HTST। यानी इसमें देखिएगा कि आपका हो जाएगा कि दूध को फटने से रोकने के लिए क्या किया जाता है? पाश्चुरीकरण किया जाता है। पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने किया था। पाश्चुरीकरण कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से होते हैं। यानी कि एक हो गया लो टेम्परेचर बॉइलिंग, इसमें कितने डिग्री सेल्सियस पर दूध को गर्म किया जाता है? 62.8 डिग्री सेल्सियस पर। ये और कितना मिनट तक किया जाता है? 30 मिनट, यानी आधा घंटा। एक होता है यानी कि LTST, यानी कि HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसमें दूध को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है? 72 डिग्री सेल्सियस पर। कितना समय तक? 15 सेकंड तक। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं ब्रायोफाइटा, यानी इसमें हम लोग देख लेते हैं थेलोफाइटा और अब हम ब्रायोफाइटा देखते हैं। ब्रायोफाइटा में हो जाएगा ये स्थल या जल दोनों जगह उगते हैं। इसीलिए अगर यदि पूछा जाए कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ठीक है, इसमें बताइए प्रजनन की क्रिया कहाँ होती है? जेमा में होती है। जेमा एक उसका अंग होता है। ठीक है, यानी यहाँ अलैंगिक प्रक्रिया होती है। इसमें जो होता है अलैंगिक प्रक्रिया में क्या देखे थे? इसमें पुरुष और महिला एक ही में, दोनों एक ही में होता है। ठीक है, उसके बाद फिर बताइएगा मृदा अपरदन को रोकने का कार्य कौन करता है? यही ब्रायोफाइटा करता है। ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा पृथ्वी पर उगने वाला पहला पादप जो मॉस यानी काई था वह किस संघ का था? ब्रायोफाइटा का ही था। ठीक है, उसके बाद बताइए वनस्पति जगत का पुरोगामी के नाम से अगर यदि पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा हो जाएगा, यानी कि वनस्पति जगत का पुरोगामी। और इसके बाद ही अन्य पौधा आया। ठीक है, उसके बाद ब्रायोफाइटा में स्फेगनम को खाते हैं। कौन से ब्रायोफाइटा को खाया जाता है? स्फेगनम। स्फेगनम जो होता है वह कितना गुना पानी को सोख सकता है अपने भार के अनुसार? 17 गुना। ठीक है, इसीलिए इसका प्रयोग माली के द्वारा पेड़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद और इसी से एंटीबायोटिक भी बनाया जाता है। किससे? स्फेगनम नमक ब्रायोफाइटा से। ठीक है, उसके बाद अब टेरिडोफाइटा देखते हैं। इसका आकार क्या होता है? बहुत छोटा होता है। यह जमीन पर बिछ कर फैलता है, यानी फैल के फैलता है। ठीक है, उसके बाद फिर जमीन में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का कार्य कौन करता है? तो ये टेरिडोफाइटा के संघ के ही होते हैं, जो कि एजोला और इक्विस्टेस होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि इसमें बीज नहीं पाया जाता है। किसमें? टेरिडोफाइटा में बीज नहीं पाया जाता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, उसके बाद क्योंकि पेड़ पौधे नाइट्रोजन न लेते हैं, वह किस रूप में लेता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कार्य अलग अलग पदार्थ करते हैं। जैसे बताइएगा कि धातु में कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? मोल्बिडेनम। जीवाणु में राइजोबियम। और उसके बाद फिर मुक्त जीविया जीवाणु में एजेटोबैक्टर, जो कि धान के खेत में पाया जाता है। उसके बाद जैव उर्वरक में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एजोला करता है। ठीक है, और तथा जलीय फर्न करता है, जो कि टेरिडोफाइटा संघ के अंतर्गत आता है। उसके बाद नील हरित शैवाल में कौन आ जाता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? साइनोबैक्टीरिया करता है। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा पार्ट, पुष्पोद्भिद यानी फेनरोगैम।
फेनोग्राम को कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में। कौन कौन? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ठीक है। पुष्पोद्भिद में इसमें फूल और फल पाए जाते हैं। ठीक है। ये आकार में क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। यानी कि इन्हें कितने भागों में बांटा गया? दो भाग में हम लोग देख लिए। अब नग्न बीजी देखते हैं। बीज के बाहर फल का आवरण जिसमें नहीं रहता है उसे किसके अंतर्गत रखा गया है? नग्न बीजी के अंतर्गत। यानी फूल एक लिंगीय होता है। किसका? नग्न बीजी का। इसमें पुमंग और जयंग क्या होता है? अलग अलग होता है, इसीलिए यह एक लिंगीय होता है। ठीक है। उसके बाद जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। नग्न बीजी को मतलब याद रखने के लिए इसका एक सूत्र होता है, यानी कि ट्रिक होता है, जो कि होता है जालिम सांस को चीर दो। यानी कि इसमें जालिम से हो जाएगा जेमिया, और उसके बाद एक सा से हो जाएगा साइकस, और सौ से हो जाएगा सिकोया, और को साइलेंट हो जाएगा, और चीर से हो जाएगा यानी तारपीन और चिलगोजा, और उसके बाद दो से हो जाएगा देवदार हो जाएगा। यानी पूछा जाए कि सबसे छोटा नग्न बीजी कौन होता है? तो जेमिया होता है। और सबसे बड़ा नग्न बीजी पौधा पूछा जाए तो सिकोया होता है। ठीक है। उसके बाद फिर जीवित जीवाश्म के नाम से किसे जाना जाता है? साइकस को जाना जाता है। साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? साइकस से प्राप्त किया जाता है। यानी कि सबसे लंबा नग्न बीजी पौधा पूछा जाए तो सिकोया। चीर को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? पाइन्स के नाम से जाना जाता है। यानी जंगल के आतंक के नाम से अगर यदि पूछा जाए तो किसे कहा जाता है? जंगल का आतंक चीर को कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। ठीक है। यानी तारपीन का तेल प्राप्त किससे किया जाता है? चीर से प्राप्त किया जाता है। यानी कि यह क्या, इसका उपयोग क्या होता है? तारपीन के तेल का पेंट को मिलाकर उसको मतलब गीला किया जाता है पेंट में। उसके बाद फिर चिलगोजा की प्राप्ति यही चीड़ से होती है। ड्राई फ्रूट और मेवा की भी प्राप्ति चीड़ से होती है। बताइएगा कि अब हम लोग देख लेते हैं कि देवदार पर्वतीय क्षेत्र का प्रमुख वृक्ष है। देवदार जो होता है कहाँ होता है? पर्वतीय क्षेत्र में। उसके बाद अब आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म में चलते हैं। इसके बीज के बाहर क्या होता है? आवरण होता है। ठीक है। उसके बाद फिर इसे कितने भागों में बांटा गया? आवृत बीजी को दो भागों में। कौन कौन? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है। बताइएगा कि बीजों का खोल केवल एक बीज को खोलने के बाद सिर्फ एक बीज पत्र निकलता है, तो उसे किसके अंतर्गत रखा गया है? एक बीजपत्री। इसके बताइएगा कि पत्ती का सिरा विन्यास कैसा होता है? समानांतर होता है। ठीक है। उसके बाद जैसे इसका एग्जांपल आ जाएगा धान, गेहूं, केला। और उसके बाद बताइएगा कि बीजों को खोलने पर दो बीज पत्र जिसमें निकलता है उसे किसके अंतर्गत रखा गया है? द्विबीजपत्री। इसका जो है पत्ती का सिरा विन्यास कैसा होता है? जालिकानुमा होता है। ठीक है। उसके बाद इसमें किसको रखा गया? जामुन, आम, टमाटर, चना सब। ठीक है। उसके बाद अब पादप रोग हम लोग देख लेते हैं। बताइएगा कि पादपों में अनियमित वृद्धि तथा होने वाले विकास को किस नाम से जाना जाता है? पादप रोग के नाम से जाना जाता है। अधिकतम रोग पादप में किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। VVI क्वेश्चन है। ठीक है। कवक के कारण अधिकतम रोग होता है। उसके बाद बताइएगा कि पोषक पदार्थ की कमी से भी पादप में क्या होता है? रोग होता है। तो जिसमें बताइएगा कि अगर यदि आम का खैरा रोग ये किस तत्व की कमी के कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। बैगन में लिटिल लीफ रोग भी किससे होता है? जस्ता की कमी के कारण। फूल गोभी तथा आंवला का भूरा रंग किसके कमी के कारण होता है? बोरॉन की कमी के कारण। ठीक है। चुकंदर का हट रॉट रोग भी किसके कारण होता है? बोरॉन की कमी के कारण होता है। नींबू में काला पाया जाना यह किस तत्व की कमी के कारण होता है? तांबा की कमी के। आलू का ब्लैक हो जाना किससे के कमी से होता है? ऑक्सीजन की कमी से होता है। ठीक है। उसके बाद गाजर में कोटर स्पॉट हो जाना यह किसके कमी से होता है? कैल्शियम के कमी से। उसके बाद सलजम में वाटर कोल तथा मटर में मांस रोग किससे हो जाता है? मैग्नीज की कमी से हो जाता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि लीची की पत्ती का झरना या जरने जो लगता है तो वो किससे होता है? पोटेशियम की कमी के कारण होता है। अब देखते हैं विषाणु से होने वाला रोग। यानी कि इसमें बताइएगा कि तंबाकू में मोजैक रोग हो जाता है, तो उससे तंबाकू के पत्ती क्या होते हैं? गिरने लगते हैं, यानी कि जल जाते हैं। उसके बाद फिर आलू में मोजैक रोग यानी ये भी होता है पत्ती का चितकबरा दाग हो जाना। पौधे का पत्ती के रंग उड़ जाना यह किसके कारण होता है?
वायरस के कारण ये होता है, जो कि विषाणु के कारण होता है। बंकी टॉक ऑफ बनाना, ये पौधे का क्या होता है, इसमें छोटा हो जाता है। तो ये सभी विषाणु जनित रोग थे पादप के। और जीवाणु जनित रोग अब देखते हैं। पत्ती का मुरझा जाना, गेहूं का कौन सा रोग, टुंड्रू रोग। टुंड्रू रोग में पत्ती का क्या होता है, मुरझा जाता है। साइट्रस कैंकर, यह किसका रोग है, नींबू का रोग है। नींबू का रंग इसमें क्या होता है, बदल जाता है। आलू का सेथिल रोग, इसमें आलू में जब सेथिल रोग हो जाता है तो उस आलू को खाने से व्यक्ति का बाल क्या होता है, झड़ने लगता है, यानी उस आलू में गोल गोल रिंग हो जाता है, यानी कि खराब होने के बाद। उसके बाद धान का अंगमारी रोग, इसमें क्या होता है, पत्तियों पर धब्बा हो जाता है और पीला हरा पत्ती हो जाता है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, इसमें कपास की पत्तियां भूरी हो जाती है, बीज पूरी तरह से नहीं खुल पाता है। चलिए अब देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में है कि पत्तियां आंतरिक जल का हवा में उड़ा देती है, वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, पत्ती जो जल को हवा में उड़ा देती है, इसी को वाष्प, यह क्रिया क्या कहलाती है, जल हानि की क्रिया कहलाती है। वाष्प उत्सर्जन को किससे मापा जाता है, कल भी हम लोग देखे थे, पायरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको बता दें कि इसमें होगा कि प्रकाश संश्लेषण इसे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उस क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है, जो कि एक कैसा पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जल टूटने पर किसका निर्माण करता है, ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ऑक्सीजन का निर्माण जल के ही टूटने पर होता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है, लाल रंग में, और सबसे कम हरा रंग में होता है। रात के समय और कृत्रिम लाइट में प्रकाश संश्लेषण होता है, नहीं होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने प्रतिशत प्रकाश की आवश्यकता होती है, 1 से 2% प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का विनिमय पत्ती के किस भाग में होता है, स्टोमाटा में होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, अपचयन होता है, और जबकि H2O यानी जल का क्या होता है, उपचयन। उपचयन मतलब टूटना, अपचयन मतलब जुड़ना। ठीक है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण में अपचयन तथा उपचयन दोनों प्रक्रिया होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण केवल किस पत्ती में होता है, क्लोरोफिल युक्त कोशिका में होता है। किस कोशिका में होता है, क्लोरोफिल युक्त कोशिका। प्रकाश संश्लेषण श्वसन से कितना गुना तेज होता है, 7 गुना तेज होता है। ठीक है, क्लोरोफिल कई प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, ABCD प्रकार के होते हैं। ठीक है, किंतु इसमें क्लोरोफिल किस प्रकार में पाए जाते हैं, तो A वालों में क्लोरोफिल पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर शुरुआत में क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता यानी अधिक हो जाती है तब वो प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। इसीलिए ये नहीं सोचना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा फैलाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा। शुरुआत में ज्यादा होगा, लेकिन जब ज्यादा सांद्रता हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का तब क्या होता है, ये रुक जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। यानी बताइएगा कि आर्द्रता यानी नमी और प्रकाश संश्लेषण में कैसा संबंध है, ये उल्टा संबंध होता है, यानी कि नमी ज्यादा रहेगा, प्रकाश संश्लेषण कम होगा। प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों का कौन सा अंग भाग लेता है, तो क्लोरोप्लास्ट भाग लेता है। क्लोरोप्लास्ट एक कैसी झिल्ली नुमा संरचना है, दोहरी झिल्ली नुमा संरचना है। इसके अंदर एक गाढ़ा द्रव्य भरा होता है जिसे किस नाम से जाना जाता है, स्टोमाटा के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर स्तंभ की आकृति होती है, यानी पहले पत्ती हुआ, पत्ती के अंदर क्या हो जाएगा, पहले क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है एक द्रव्य भरा रहता है जिसे स्टोमाटा कहा जाता है। स्टोमाटा के अंदर जो होता है उस द्रव्य के अंदर अब स्तंभ रूपी संरचना होता है जिसे ग्रानम के नाम से जाना जाता है। यानी ग्रानम के छोटे छोटे प्लेट, जैसे कि एक गुच्छा बना तो उसे ग्रानम कहा जाता है, उसमें एक एक प्लेट को तोड़ा जाएगा तो उसे ग्लोकाइट के अंदर ही क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है,
मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ठीक है, बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की विधि। क्रिया विधि यानी कि यह कितने विधि से होता है? दो विधि से, एक हिल रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। हिल रिएक्शन यानी कि लाइट में जो रिएक्शन होगा उसे हिल रिएक्शन कहा जाता है, यानी प्रकाश में, और डार्क रिएक्शन जो कि ब्लैक में यानी कि अंधेरा में जो रिएक्शन होगा उसे डार्क रिएक्शन कहा जाता है। अब बताइएगा लाइट रिएक्शन, इसे वैज्ञानिक हिल ने खोजा था, इसीलिए नाम इसका क्या रखा गया? हिल रिएक्शन। यानी प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है। जब सूर्य प्रकाश ग्रहणों पर पड़ता है, कहाँ पड़ रहा है? ग्रहणों पर पड़ता है, तो थैलोकाइट होते हुए, पहले बड़ा हुआ ग्रहण, उसके बाद थैलोकाइट, थैलोकाइट होते हुए कहाँ चला जाएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वहां जाके वह क्या करने लगता है? इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने लगता है, जिससे एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। उसके बाद इसके बाद जल का अपघटन होता है, हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है। उसके बाद NADP का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यह NADP हाइड्रोजन ग्राही होता है। जब यानी कि जल का अपघटन हुआ था, हाइड्रोजन जो निकला था और NADP बना था, NADP और हाइड्रोजन अब दोनों क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, क्योंकि NADP हाइड्रोजन ग्राही होता है। तो अब ये बना लेता है NADPH2 बना लेता है। इस प्रकार हिल रिएक्शन क्या होता है? पूरा हो जाता है। अब स्टार्ट होगा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, यह हिल रिएक्शन होने के बाद होता है। यह कहाँ होता है? डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। हिल रिएक्शन के फलस्वरूप बना हुआ ATP और एक क्या बना था? NADPH2 जो होता है वह कहाँ चला जाता है? अब स्ट्रोमा में चला जाता है। स्ट्रोमा में RUDP का निर्माण होता है। यह RUDP वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है। इस क्रिया के बाद ऑक्सीजन को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार से अब अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद अगर यदि पूछा जाए तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। और गौण उत्पाद के रूप में पूछा जाए यानी सेकेंडरी उत्पाद, तब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा बीपीएससी में पूछा गया था कि गौण उत्पाद के रूप में पौधा क्या निकालता है? तो ऑक्सीजन निकालता है। उसके बाद बताइएगा एटीपी का फुल फॉर्म हम लोग देख लिए थे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। NADP का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोटिनामाइड, न्यूक्लियोटिनामाइड एडिमीन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। और RUDP का फुल फॉर्म होता है राइबुलोज डाइफॉस्फेट होता है। उसके बाद फिर अब हम लोग ऊतक के बारे में देख लेते हैं। ऊतक यानी कि समान कोशिकाओं के समूह को किस नाम से जाना जाता है? ऊतक के नाम से जाना जाता है। ऊतक के अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है? पौधे बलों में 2 भागों में। कौन कौन? एक विभाज्योतक, एक अस्थायी ऊतक। ठीक है, विभाज्योतक ऊतक को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन? एक शीर्ष विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक और अंतर्वेशीय विभाज्योतक। ठीक है, उसके बाद फिर अस्थायी ऊतक को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक सरल ऊतक, एक जटिल ऊतक। सरल ऊतक को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन? मृदु ऊतक, स्थूल कण ऊतक और दृढ़ ऊतक। मृदु ऊतक को ही पेरेन्काइमा कहा जाता है, स्थूल कण ऊतक को कोलेनकाइमा कहा जाता है, दृढ़ ऊतक को स्क्लेरेनकाइमा कहा जाता है। और जटिल ऊतक को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन? जाइलम और फ्लोएम में बांटा गया। ठीक है, उसके बाद विभाज्योतक को अब हम लोग देख लेते हैं। इसमें विभाजन की क्रिया निरंतर क्या होगी? चलती रहेगी, इसीलिए नाम इसका विभाज्योतक रखा गया। जिस कारण से पेड़ पौधे जीवन भर क्या होता है? वृद्धि करते रहता है। पादप ऊपर या नीचे की ओर विकास करता है और बीच का भाग केवल क्या होता है? चौड़ा होता है। विकास ऊपर नीचे करता है, बीच वाला भाग चौड़ा होता है। यानी कि अब शीर्ष विभाज्योतक देख लेते हैं। विभाज्योतक का पहला पार्ट शीर्ष विभाज्योतक, यानी पेड़ पौधे को ऊपर की ओर ले जाने का कार्य कौन करता है? शीर्ष विभाज्योतक। उसके बाद पेड़ पौधे को चौड़ा करने का काम कौन करता है? पार्श्व विभाज्योतक। और उसके बाद फिर यानी छोटे घास में पाया जो जाता है, यह सतत न होकर यानी कि
एक जगह है, फिर कुछ दूर छोड़ के, फिर कुछ दूर छोड़ के जो होता है, इसे कौन सा उत्तक कहा जाता है? अंतर्वेशीय विभाज्य उत्तक कहा जाता है। क्योंकि अगर यदि मान लिया जाए कि इतना सा घास का है, तो यहाँ से अगर यदि कोई पशु के द्वारा खा लिया जाता है, तो फिर यहाँ जो होता है इस जगह शीर्ष अंतर्वेशीय विभाज्य उत्तक पाया जाता है, वह फिर पुनः क्या होता है, उस जगह से बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए वह छोड़ छोड़ के रहता है। उसके बाद बताइएगा, अब अस्थायी उत्तक में चलते हैं। अस्थायी उत्तक में इसमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो चुकी होती है, क्योंकि इसका नाम ही अस्थायी उत्तक है। इसका 3 पार्ट था, एक मृदु उत्तक, एक स्थूल कोण उत्तक, एक दृढ़ उत्तक। तो इसमें हम बताइएगा कि पौधे का छाल जो बना होता है, ये किस उत्तक का बना होता है? मृदु उत्तक का बना होता है। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पेरेन्काइमा। छाल जो बना होता है पेरेन्काइमा। और पत्ती या वृंत यानी उसका जो डंठल होता है, वो किससे बना होता है? कोलेनकाइमा, यानी कि स्थूल कोण उत्तक से। और यानी कि कठोर वाला फल जो होता है, जैसे नारियल, बेल, कसेली का बाहर का खोल जो बना होता है, वह किससे बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा यानी दृढ़ उत्तक से बना होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि अब हम लोग देख लेते हैं कि जटिल उत्तक का तो 2 पार्ट था, एक जाइलम, एक फ्लोएम। तो बताइएगा कि जाइलम जो होता है तनों के अंदर पाया जाता है। इसी को अन्य दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? दारुल के नाम से जाना जाता है। दारुल उत्तक के नाम से जाइलम को जाना जाता है। ठीक है, जाइलम का कार्य क्या है? यह जल और खनिज को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाना। उसके बाद फिर बताइएगा कि जाइलम के ही वलय को गिनकर पौधे की क्या ज्ञात किया जाता है? आयु को ज्ञात किया जाता है। यानी प्रत्येक एक वलय कितने वर्ष की आयु को दर्शाता है? 10 वर्ष को दर्शाता है। यानी मोटा वाला रहेगा 10 वर्ष और पतला पतला वाला है तो प्रत्येक 1 वर्ष में एक वलय बनता है। उस वलय को किस नाम से जाना जाता है? कैम्बियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग फ्लोएम देखते हैं। यानी पत्तियों द्वारा पकाए गए भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। जाइलम तथा फ्लोएम किस प्रकार का उत्तक है? संवहनीय उत्तक है। किसका? पौधे का संवहनीय उत्तक कौन होता है? जाइलम और फ्लोएम होता है। उसके बाद फिर अब हम लोग अनुवंशिकता चैप्टर देख लेते हैं। अनुवंशिकता, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण धर्म का जनक क्या कहलाता है? अनुवंशिकता कहलाता है। अनुवंशिकता का जनक कौन था? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? मटर पौधे पर। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक शब्द को किसने दिया था? जेनेटिक शब्द को वाटसन ने दिया था। और जीन की खोज किसने किया था? जॉनसन ने किया था। ठीक है, आधुनिक अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? टी.एच. मॉर्गन को। ठीक है, उसके बाद गैमीट शुद्धता किसने दिया था नियम? टी.एच. मॉर्गन ने ही दिया था। ठीक है, उसके बाद अनुवंशिकता का आधार क्या है? यानी छोटी इकाई क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। अब हम लोग पारिस्थितिकी देख लेते हैं, यानी इकोलॉजी। पर्यावरण द्वारा मानव के बीच आपसी संबंध का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। बताइएगा कि यानी कि सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? वर्षा का एक बूंद जो होता है सबसे छोटा। और वही पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र पूछा जाए तब वो क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। और उसके बाद स्थल पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र पूछा जाए तब क्या हो जाएगा? घास हो जाएगा। स्थल पर सबसे बड़ा घास, समुद्र में सबसे बड़ा मतलब यानी पृथ्वी पर सबसे बड़ा समुद्र, और सबसे छोटा पारितंत्र वर्षा का एक बूंद, क्योंकि उसमें हर चीज पाया जाता है, जीवाणु विषाणु हर चीज एक बूंद में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर बताइएगा कि इसमें जैविक अपघटन यानी सजीव और निर्जीव दोनों आते हैं किसमें? पारिस्थितिकी के अंतर्गत। ठीक है, बताइएगा कि जैविक घटक के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीव जंतु और पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। और जैविक अपघटन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तापमान, आर्द्रता, नमी, पर्वत, पहाड़, नदी, ये सभी किसके अंतर्गत आता है? और जैविक घटक। अब आहार श्रृंखला देख लेते हैं। पृथ्वी के सभी जीव एक दूसरे पर किस पर आश्रित रहता है? भोजन पर आश्रित रहता है। ठीक है, इसका आपसी संबंध ही क्या कहलाता है? आहार श्रृंखला कहलाता है। आहार श्रृंखला को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक होता है उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा हो जाता है अपघटक। ठीक है, उसके बाद बताइएगा उत्पादक को भी 3 भागों में, उत्पादक को ने उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, यानी कि उत्पादक में जैसे बताइएगा क्या आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा
घास सब जो होता है वो क्या होता है, उत्पादक होता है। और प्राथमिक उपभोक्ता अगर यदि देखा जाए तो इसमें शाकाहारी जितने भी आते हैं सभी क्या है, प्राकृतिक प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे कि इसमें बकरी सब आ जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता गाय सब। और उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आता है, इसमें आ जाता है आपका सर्वाहारी। सर्वाहारी को पूछा जाए किसमें आता है, द्वितीयक उपभोक्ता में, क्योंकि वह प्राथमिक उपभोक्ता और उत्पाद दोनों को खाता है, इसीलिए मनुष्य कहाँ चला जाएगा, सर्वाहारी। यानी उपभोक्ता में पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, मनुष्य द्वितीयक उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ता इसमें कौन आता है, मांसाहारी आता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि तृतीयक उपभोक्ता किसको किसको खाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों को खा लेता है। तृतीयक उपभोक्ता इसमें कौन आ जाएगा, शेर आ जाएगा। और अपघटक, अपघटक क्या होता है, यह होता है कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों उपभोक्ता को खा के नष्ट कर देता है, जिसमें कि चील जीवाणु ये सब क्या हो जाता है, अपघटक हो जाता है। उसके बाद बताइएगा कि उत्पाद यह क्या होता है, स्वपोषी होता है। इसमें कौन आता है, पेड़ पौधा। उपभोक्ता हम लोग देख लिए 3 श्रेणी में बांटा गया। उसके बाद बताइएगा, अब हम लोग देखते हैं अपघटक भी हो गया। बताइएगा कि जीवाणु ही नाइट्रोजन तत्व का निर्धारण करता है, ठीक है। स्थलीय क्षेत्र का पिरामिड कैसा होता है, उल्टा या सीधा, स्थलीय क्षेत्र में पूछा गया। स्थलीय क्षेत्र में सीधा होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, उत्पादक की मात्रा ज्यादा होता है, उसके बाद फिर उपभोक्ता होता है, और सबसे कम क्या होता है, अपघटक होता है। किसमें, स्थलीय क्षेत्र में। और उसके बाद फिर वही अगर यदि समुद्र या मरुस्थलीय क्षेत्र में पूछा जाए, इसका पिरामिड कैसा होता है, उल्टा होता है। यानी इसमें उत्पादक बहुत कम होता है, उसके बाद उपभोक्ता उससे थोड़ा सा ज्यादा, और अपघटक जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए वहां का पिरामिड उल्टा होता है, ठीक है। उसके बाद बताइए पक्षी के बीट में किसकी अत्यधिक मात्रा होती है, यानी पक्षी जो लेटरिंग करता है उसमें किसकी अत्यधिक मात्रा होता है, नाइट्रोजन की मात्रा होता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि यह नियम किसने दिया था कि ऊर्जा का 10% ट्रांसफर होता है, यह नियम किसका था, लिंडमान का था। लिंडमान ने यह नियम दिया था। और वही कीटनाशक का ट्रांसफर कितना प्रतिशत होता है, 90% होता है। यानी कि अगर यदि मान लिया जाए कि खेत में कीटनाशक दिया है तो उससे जो मतलब उसको जो खाएगा तो उसमें 90% चला जाता है, लेकिन वही ऊर्जा कितना परसेंट ट्रांसफर होता है 10% होता है, ठीक है। उसके बाद फिर बताइएगा कि सर्वाधिक ऊर्जा यानी इस प्रक्रिया में अगर यदि सर्वाधिक ऊर्जा पूछा जाए तो किसके पास होगा, उत्पादक के पास, क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश से डायरेक्ट मान लिया 100% लिया तो उसी के पास है अभी, ठीक है। सबसे कम ऊर्जा किसके पास चला जाता है, अपघटक के पास, ठीक है। और वही अगर यदि कीटनाशक सब में देखा जाए कि यानी कि जो जहर होता है उसमें सबसे कम यानी कि जहर किस में रहेगा, उत्पादक में, और सबसे अधिक किस में चला जाएगा, अपघटक में, क्योंकि उसमें क्या होता है 90% चलते रहता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो इसमें देखिए अब हम लोग पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण को देख लेते हैं। बताइएगा कि मानव कारणों के कारण जो पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आती है उसे किस नाम से जाना जाता है, प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला देख लेते हैं जल प्रदूषण, यानी कि जल में घुले अवांछनीय हानिकारक पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है, जल प्रदूषण के नाम से। बताइएगा कि सिरोसिस बीमारी किसके कारण होता है, पानी में किसके घुलने के कारण होता है, लोहा। विल्सन रोग तांबा के घुलने से विल्सन। मिनी माता रोग किससे होता है, पारा के घुलने से होता है। उसके बाद जल में व्हाइट फूड रोग किससे होता है, ऑर्गन से होता है। उसके बाद ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है, नाइट्रेट से होता है। इटाई रोग किससे होता है, कैडमियम से होता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा जल प्रदूषण को BOD में मापा जाता है, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD में मापा जाता है। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि बताइएगा कि अब वायु प्रदूषण देखते हैं। वायु प्रदूषण में है कि वायु में उपस्थित हानिकारक गैस को किस नाम से जाना जाता है, वायु प्रदूषण के नाम से। यानी कि वायु में उपस्थित धूल कण के छोटे छोटे कण जो होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, एरोसोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वायु प्रदूषण में कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है 50% अपना योगदान दिखाता है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड 20%, और एसिड रेन में कौन कौन से गैस होते हैं,
नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, हाँ सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन NO2 SO2 और NO2। बताइएगा कि एसिड रेन हो गया। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से गैस होते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन और NO2। उसके बाद फिर ओजोन के क्षरण के लिए कौन से गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन और साथ में कैडमियम भी होता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड किस प्रकृति की होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन? कैसा होता है? उदासीन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है। इसके लिए आपको अगर यदि एक ध्यान में रखना है तो जिसमें देखिएगा एक ऑक्सीजन रहेगा वह उदासीन होता है, ठीक है। जिसमें एक ऑक्सीजन की मात्रा रहेगा वह उदासीन, और जिसमें 2 ऑक्सीजन रहेगा वह अम्लीय होता है। जैसे कि देखिए H2O क्या है? अम्लीय या क्षारीय? उदासीन, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की एक ही मात्रा है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, एक ऑक्सीजन उदासीन में उसको ठेक देना है, और 2 या उससे अधिक है उसको कहाँ रख देना है? अम्लीय में रख देना है, ठीक है। और जैसे OH अगर यदि पूछा जाए तब इसमें कहिएगा कि मतलब एक के ऑक्सीजन है तो इसको उदासीन कर देते हैं। OH क्या है? क्षारीय है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि यानी सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सबसे घातक प्रदूषक कारी पूछा जाए तो कौन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है। यानी कुल प्रदूषण का अकेले कितना प्रतिशत भाग ये कवर करता है? तो 20% करता है। यानी वायुमंडल में वर्षा के साथ क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड नीचे गिर जाता है, यानी जिसके कारण भवन या ईंट क्या होता है? पीले पड़ जाते हैं, यानी कि सड़ने लगता है। स्टोन कैंसर के नाम से किसे जाना जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड को जाना जाता है। उसके बाद बताइएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड यह प्रदूषण नहीं करता है किंतु ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ा देता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है, तो उसके कारण क्या होता है? गर्मी अत्यधिक महसूस होने लगती है, ठीक है। और जिसके कारण गर्मी अत्यधिक हो जाएगी तो बर्फ पिघलने लगेगा और समुद्र तल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा और बाढ़ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा मोटर वाहनों से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो कि बहुत ही घातक होता है। मोटर वाहन में से कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैटेलिक कन्वर्टर को लगाया जाता है, ठीक है। यह क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की अधिकतम क्षमता किसके पास होती है? समुद्र के पास होती है, ठीक है। उसके बाद फिर यह समुद्र अपने क्षमता का कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सकता है? 90%, ठीक है। उसके बाद फिर ग्रीन हाउस क्या होता है? इसमें होता है कि उमस का बढ़ जाना, यानी कि गर्मी का थोड़ा सा बढ़ जाना, या क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जब उमस पूरी पृथ्वी पर बढ़ने लगे तो उसे किस नाम से जाना जाता है? ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल जो लाया गया था वो कब लाया गया था? 1997 ईस्वी में लाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। उसके बाद बताइएगा अब कार्बन फुटप्रिंट यह क्या होता है? वे सभी गैस जो ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? कार्बन फुटप्रिंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर सीसा प्रदूषक यानी लेड, पेट्रोल में अपस्फोटन यानी खटखटाहट, पेट्रोल में अपस्फोटन खटखटाहट को कम करने के लिए किसे मिलाया जाता है? सीसा को मिलाया जाता है, जो कि अभी क्या है? बंधा जो है मनुष्य के किस अंग को प्रभावित कर देता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है। उसके बाद अब हम लोग लेते हैं कि दलदली क्षेत्र में कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है, जिसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। धान के खेत में कौन सा गैस होता है? मीथेन होता है। जानवर के जुगाली, कोयला की खुदाई में प्राकृतिक गैस और नेचुरल गैस में कौन सा गैस होता है? मीथेन गैस होता है, ठीक है। मीथेन गैस जब वायु से क्रिया करता है तो कोयला की खदान में क्या होता है? विस्फोट होने लगता है। उसके बाद बताइए भोपाल गैस त्रासदी कब घटना घटी थी? 1984, यानी 3 दिसंबर 1984। 3-4 रहता है, यानी कि 3 का रात था, 4 का दिन था। उसके बाद फिर मिथाइल, इससे कौन सा गैस निकला था? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकला था, ठीक है। उसके बाद MIC मिक गैस। उसके बाद पेट्रोल के जलने से अधिक धुआं निकलता, अतः पेट्रोल के स्थान पर किस पौधे का उपयोग करने का प्लान बनाया गया है? जेट्रोफा यानी रतन ज्योत, इसी से तेल निकाला जाएगा यानी पेट्रोल, जिसे जैव ईंधन के
नाम से जाना जाता है। उसके बाद अब उस्मिया द्वीप जो कि लास्ट है, सबसे बड़े शहरों में वाहनों की अधिकता के कारण धुओं की मात्रा बढ़ जाती है, आसमान में जाकर यह इकट्ठा हो जाता है। उसी इकट्ठे आसमान में धुएं को उस्मिया द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बताइएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1983 ईस्वी में। यह किससे संबंधित है? ओजोन परत से संबंधित है। इस प्रकार आज हम लोग का बोटनी भी समाप्त हो गया। आप कमेंट में बता दीजिएगा कि कल कौन सा चैप्टर, कौन सा विषय स्टार्ट किया जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।